Hi friends, welcome back to our YouTube channel 10th and 12th NCERT Biology. And today we are going to study about pollen grains and the remaining topics of sexual reproduction in flowering plants. Guys, कल हमने पेज नंबर 22 तक स्टडी किया था एंड आज हमने स्टडी करना है पोलन ग्रेन से आगे के टॉपिक्स को. पोलन ग्रेन्स क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के अंदर जब मैच्योर हो जाते हैं मेगास्पोर्स तो माइक्रोस्पोर्स, तो क्या वो पोलन ग्रेन्स बनाते हैं. ठीक है, पोलन ग्रेन्स कैसे रिलीज होते हैं? जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसकी वॉल टूट जाती है, डिहेसेंस हो जाती है और देन उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स ग्रो हो चुके होते हैं वो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं. ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट. हमने पढ़ा था जैसे फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं. जैसे कि आपने ह्यूमंस का देखा होगा, ह्यूमंस के क्या होता है, मेल में क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं, फीमेल में ओवम होते हैं. वैसे ही ये फ्लावर्स में पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है. If you touch the open anther of hibiscus or any other flower, you will find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, पिंक कलर का फ्लावर होता है, बड़े बड़े पेटल्स होते हैं उसके. आपने उसके फ्लावर के एंथर पोर्शन को आपने टच किया, कभी किया होगा तो आपने देखा होगा वहां पर एक येलोइश पार्ट डिपॉजिट हुआ होता है. उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स. बिल्कुल डस्टी सा होता है, बिल्कुल हल्का सा होता है, उसे पोलन ग्रेन्स कहते हैं. ठीक है, स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. आप उसको क्या कर सकते हैं, उस पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर स्लाइड पर और देन उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. ठीक है, You will really be amazed at the variety of architecture, size, shape, color, design seen on the pollen grains. ठीक है, आप डिफरेंट टाइप्स के देख सकते हैं. ये पोलन ग्रेन का एनलार्ज्ड व्यू है जिसमें टेट्राड बन चुके हैं. आपने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसको, जिसको टेट्राड के बारे में नहीं पता है वो उसमें जाके समझ सकता है. पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते रहते हैं फिर वो टेट्राड पोलन ग्रेन्स के अंदर टेट्राड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है. ठीक है, अब ये है स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन्स. माइक्रोस्पोर जो है वो धीरे धीरे ग्रो करके पोलन ग्रेन्स बन रहा है. ठीक है, ये माइक्रोस्पोर है कि ग्रो कर रहा है, वैक्यूल्स बन रहे हैं, न्यूक्लियस डेवलप हो रहा है, एसिमेट्रिक स्प्लिंडर है, वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है. ठीक है, ये इन डिटेल में इसके बारे में भी, पोलन ग्रेन के बारे में आप आगे स्टडी करेंगे. Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. इसका साइज क्या होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ठीक है, इट हैज अप्रोक्स प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल. देख सकते हैं आप, 2 लेयर्ड वॉल होती है. यहाँ 2 लेयर वॉल है. आप अपने बुक के पेज नंबर 23 में को भी ओपन कर सकते हैं, वहां से भी स्टडी कर सकते हैं साथ में ही. The hard outer layer called the exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. ये जो बाहर वाली लेयर होती है ये इसको क्या बोलते हैं? एक्साइन. ठीक है, ये हार्ड आउटर लेयर होती है. इतनी भी हार्ड नहीं होती है कि आप कोकोनट की तरह होगी, वैसा नहीं होता, पर पोलन ग्रेन के साइज के हिसाब से लिटिल बिट हार्ड होती है, जो कि स्पोरोपोलिनिन एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिससे बनी होती है. ये एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. ये इसलिए हार्ड होती है कि जो एनवायरनमेंट का हार्श क्लाइमेट है, प्रेडेटर्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर. देखिए, एनवायरमेंटल जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको विदस्टैंड करने के लिए. हाई टेम्परेचर जब होता है तब पोलन ग्रेन्स को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइड टेम्परेचर कुछ भी होगा उसको पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन. कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं आज तक हमें मिला है जो कि स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके. पोलन ग्रेन एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स where sporopollen is absent. पूरे पोलन ग्रेन में एक ऐसा अपर्चर होता है, ऐसा एक पॉइंट होता है जिसको जर्म पोर कहते हैं, जहां पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता, जहां से बाद में जाके एक ट्यूब बनती है जो कि ओव्यूल तक जाती है. ठीक है, ये जनरेटिव सेल है. बाद में जाके यहाँ पर जर्म पोर्स होते हैं जो कि स्पोरोपोलिन जहां पर प्रेजेंट नहीं होता. पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन. ये एज अ फॉसिल भी होता है क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन होता है जो कि डिग्रेड नहीं होता है लॉन्ग ईयर्स तक भी. द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड द इंटाइन. इनर वॉल को इंटाइन बोलते हैं.
दिस इज अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये एक थिन लेयर होती है, ऑल ओवर प्रेजेंट होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है। ये बनी होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। किससे? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ये बाहर बाहर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। When the pollen grains is mature, it contain two cells, the vegetative cell and generative cell. जब भी मेच्योर हो, जैसे देखो आपने यहाँ देखा होगा, ये धीरे धीरे मेच्योर हो रहा है। जब ये मेच्योरिटी तक पहुंच जाता है, इसके दो पार्ट्स बन चुके होते हैं। एक को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, दूसरे को जनरेटिव सेल कहते हैं। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, एज यू कैन सी वेजिटेटिव सेल जो है वो बिगर होता है। हैज अबेंडेड फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव सेल में फूड रिजर्व बहुत ज्यादा होता है, आप देख सकते हैं फूड रिजर्व बहुत ज्यादा होता है। और क्या होता है? इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है इरेगुलर शेप्ड होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है। और जो जनरेटिव सेल होता है वो स्मॉल होता है और फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में ऑफ द वेजिटेटिव सेल। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है, इसमें ये जनरेटिव सेल कहीं भी फ्लोट करेगा, ये पोर्शन जो है कहीं भी फ्लोट करेगा, ठीक है। इट इज अ स्पिंडल शेप्ड होता है। देखिए इसकी शेप स्पिंडल जैसी है। शेप्ड विद अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट अ 2-celled स्टेज, ठीक है। 2-celled स्टेज में ये शेड ऑफ हो जाता है। इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गमीट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड 3-cell स्टेज। इसमें क्या होता है? रिमेनिंग स्पीशीज में क्या होता है? जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड होता है माइटोटिकली। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। माइटोटिकली ये डिवाइड होता है और क्या करता है? माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद 2 मेल गमीट्स प्रोड्यूस करता है जब भी पोलन ग्रेन्स शेड ऑफ होता है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स भी शेड ऑफ होता है। इसके शेड ऑफ होने से पहले ये 2 मेल गमीट्स बनाता है। अब एक सेल तो ये बन जाएगा और ये 2 सेल और बनाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? 3-celled स्टेज होता है, ठीक है। Pollen grains of many species cause several allergic and bronchial affliction in some people, often lead to chronic respiratory disorder. हाँ, कुछ pollen grains ऐसे होते हैं, कुछ स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस शो करते हैं कुछ पीपल्स पर, जो कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एटसेट्रा. इट मे बी मेंशन्ड दैट Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become a biggest in the occurrence and cause pollen allergy. ठीक है, इससे क्या होता है? एलर्जी क्रिएट होती है. जो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास है जो कि इंडिया में आया था एज अ कंटेमिनेंट, जब वीट को लाया गया था, वीट को इंपोर्ट किया गया था, उसके साथ एज अ कंटेमिनेंट ये इंडिया में आया था, जिसने पोलन एलर्जी कॉज की थी. नेक्स्ट पेज नंबर 24 पे आ जाइए. यहाँ पर दिया गया पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रेंट में बहुत रिच होते हैं. इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज अ फूड सप्लीमेंट. हाँ, काफी लास्ट रिसेंट ईयर से क्या है कि ये फैशन बन गया है कि पोलन टैबलेट्स कंज्यूम करना एज अ फूड सप्लीमेंट, बिकॉज ये न्यूट्रेंट रिच होता है. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. आप समझ रहे होंगे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि जो पोलन प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलते हैं लार्ज नंबर में एज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और सिरप मार्केट में मिलते हैं. पोलन कंजप्शन हैव बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस. पोलन कंजप्शन करने वालों ने ये क्लेम किया है कि इससे एथलीट्स जो रनिंग करते हैं उनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज हुआ, इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, जैसे एथलीट्स हो गए, रेस हॉर्सेस हो गए. When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma. आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था. ये देखिए, ये है पेटल्स, ये है एंथर. एंथर के नीचे जो है ट्यूब उसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है. और ये हो गया स्टिग्मा और इसकी ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल, ठीक है. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. जिससे नहीं पता इन डिटेल में जो स्टडी करना चाहता है मेरी लास्ट वीडियो को भी देख सकता है. अभी आपको पता चल गया होगा कि स्टिग्मा क्या होता है. अब क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जब शेड ऑफ होते हैं, एंथर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है. हम मेरी 2 वीडियोस हो चुकी है इस यूनिट की, आप उसमें देख सकते हैं. एंथर्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं, एंथर्स से पोलन ग्रेन्स शेड ऑफ होते हैं स्टिग्मा पर, ठीक है. बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे टू हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन.
फर्टिलाइजेशन को प्रोसेस अगर होनी होती है, उसको परफॉर्म करने से पहले ये क्या होता है, एंथर से शेड ऑफ होकर स्टिग्मा पर स्टिक करते हैं. How long do you think the pollen grains retain viability? The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depend on the prevailing temperature and humidity. हाँ, पीरियड होता है पोलन ग्रेन्स का वायबल रहने के लिए. जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है, स्पर्म्स भी 4 to 5 डेज तक वायबल रहते हैं. अगर ओवम कांटेक्ट में आता है तो प्रेगनेंसी होती है, देन फर्टिलाइजेशन होती है. और अगर ओवम कांटेक्ट में नहीं आता देन स्पर्म्स जो है इनवायबल हो जाते हैं. वैसे ही पोलन ग्रेन्स भी कुछ टाइम के लिए ही वायबल रहते हैं. अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो इनवायबल बन जाते हैं. अब क्या आता है कि इनकी वायबिलिटी डिपेंड करती है, वेरी करती है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी, और टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा, ह्यूमिडिटी कैसी है, इस पे डिपेंड करता है. इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स. जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, पोलन ग्रेन्स अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज. And in species of Rosaceae, Leguminous and Solanaceae, they maintain viability for months. ठीक है, इन स्पीशीज में क्या होता है, वो मंथ्स तक वायबल रहते हैं. You may have heard of storing semen, sperms of many animals including human for artificial insemination. Yes, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि ह्यूमंस के केसेस में क्या होता है कि सीमन जो स्पर्म्स होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है ताकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो सके. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में आपको बाद में बता दूंगी. It is possible to store pollen grains of large number of species for years in liquid nitrogen. वैसे ही पोलन ग्रेन्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स तक हम स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में. ठीक है, सच स्टोर पोलन्स कैन बी यूज एज पोलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. जैसे कि हम स्पर्म बैंक होते हैं, सीड बैंक होते हैं, वैसे ही पोलन बैंक्स में हम भी इनको सेव कर सकते हैं ताकि हम इनकी बाद में क्रॉप ब्रीडिंग करा सकें. ओके गाइज, थैंक यू गाइज टुडे फॉर टिल नाउ. एंड कल हमने स्टडी करना है पिस्टल्स, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रेसा के बारे में. ठीक है, जिसको भी अभी तक कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है. थैंक यू गाइज.